हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और हम अध्ययन कर रहे थे पॉलिटी घटना चक्र की इस श्रृंखला में। हमारा टॉपिक था शासन प्रणाली। तो हमने पिछले लेक्चर में 1 से लेकर 6 प्रश्नों तक का अध्ययन किया था, लेकिन आज हम स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो इसमें ए दिया गया है कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। बी है कि एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। सी दिया गया है कि बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। डी है इसमें कि एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इन चारों में से बताना है हमको कि राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से कौन परिभाषित करता है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक क्या है, संगठित सरकार है। तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें व्याख्या दी गई कि राज्य शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है। तो जिसका तात्पर्य क्या है कि एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। मतलब जो सरकार जो है, संगठित सरकार हो, वह अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों के संदर्भ में निर्णय वह स्वयं ले सकते, बाह्य नियंत्रण से क्या हो, मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व कौन कौन से। तो हमने बात की थी कि राज्य के 4 प्रमुख तत्व हैं। व्यक्ति मतलब जनसंख्या अर्थात जनता, सरकार या सत्ता, तीसरा था निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग। तो जनसंख्या हो गई, सत्ता हो गया, सीमांकन वाला भूभाग हो गया, निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग, और चौथा था संप्रभुता। लेकिन जो संप्रभुता है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राज्य का। संप्रभुता अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णयों के संदर्भ में स्वतंत्र हो। किसी भी राज्य का अनिवार्यता तो क्या होती है, संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। मतलब वो तीनों तत्व उपलब्ध हों, उसके यदि संप्रभुता नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वह राज्य की श्रेणी में राज्य नहीं आ सकता। संप्रभुता एक महत्वपूर्ण तत्व है राज्य का। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है। पहला है भारत राष्ट्रमंडल का क्या है, सदस्य है। तो सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो ये वाला जो है आंसर गलत है इसका। तो इस तरीके से कह रहा है नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो होगा केवल एक सही होगा। अब इसमें जो बात आती है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य, तो चलिए हम राष्ट्रमंडल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल क्या है, 56 जो संप्रभु राष्ट्रों का क्या है, एक स्वैच्छिक संगठन। तो राष्ट्रमंडल 56 जो संप्रभु राष्ट्र हैं उनका एक संगठन है। तो जो इसमें जो राज्य शामिल हैं, जो पहले क्या थे, ब्रिटिश उपनिवेश के ज़्यादातर जो राज्य हैं उसके ब्रिटिश उपनिवेश के भाग थे, अर्थात उन पर आश्रित थे। राष्ट्रमंडल में क्या है कि कोई भी सरकार दूसरे पर क्या नहीं कर सकती, शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। तो कोई भी सरकार किसी दूसरे राज्य पर शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती, जो भी राष्ट्रमंडल के सदस्य राज्य हैं। अब इसमें इन सभी देशों ने लोकतांत्रिक, लैंगिक समानता, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये जो समझौते हैं इन सब में क्या किया है, इन्होंने हस्ताक्षर किया हुआ है। तो यह था राष्ट्रमंडल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 4th। तो इसमें भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित क्या है, एक संगठन है। मतलब ये क्या है, शैक्षिक संगठन है एक तरीके का। तो इसके जो सदस्य के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित
एक संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश राष्ट्र के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है, तो जो कि मैंने बताया भी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? संसदात्मक। अगर हम बात करें शासन प्रणाली की, तो शासन जो प्रणाली है उसकी 2 पद्धतियां होती हैं, संसदात्मक और एक होती है अध्यक्षात्मक। तो दो शासन पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं? संसदात्मक शासन पद्धति और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक शासन पद्धति। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को क्या किया गया है? अपनाया गया है। संसदात्मक जो शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का क्या करते हैं? गठन करते हैं। तो ये जो शासन होता है, संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है, इसमें जो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, सदस्य ही कार्यपालिका का क्या करते हैं? गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसमें जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है, इसमें जो कार्यपालिका विधायिका द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। 5वां क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। इस तरीके से इसका डी ऑप्शन सही है। अब 6वां क्वेश्चन की संसदीय व्यवस्था वाली जो सरकार वह होती है जिसमें संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तीसरा है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा ही हटाई जा सकती है। चौथा है डी है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो ये भी गलत है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, तो ये भी गलत है। बी में कहा गया है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। और ए में कहा गया है कि संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, तो ये भी गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर की, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा ही हटाई जा सकती है। तो ये कैसी सरकार है? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार। अब है अगला क्वेश्चन 7 नंबर का। तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। तो ये कहाँ से लिया है? तो इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली से हमने इसको अंगीकृत मतलब स्वीकृत किया है या लिया है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है। जो कार्यपालिका होती है वो किसका भाग होती है? विधायिका का ही भाग होती है। यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसमें? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो इस व्यवस्था में क्या होता है? जो कार्यपालिका होती है कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वह प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा। और इसमें क्या है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब है अगला क्वेश्चन 7 नंबर का। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश से आरंभ की गई? सर्वप्रथम संसदात्मक जो सरकार किस देश से आरंभ की है? फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो जो सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश से आरंभ की गई है? तो ग्रेट ब्रिटेन यूके, या इसका क्या है? आंसर है। इसकी व्याख्या है कि वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है। तो जो संसदात्मक शासन का स्वरूप लगभग अधिकांश देशों में प्रचलित है। सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन अर्थात यूके में यह परिलक्षित हुआ।
पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। तो किसने लिखा है? पुष्पेश पंत ने अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट किया है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। अर्थात सबसे पहले संसदीय प्रणाली का शुरुआत कहाँ पे देखा गया? तो यह ब्रिटेन में देखा गया। ये किसने कहा है? तो पुष्पेश जो पंत हैं इन्होंने अपनी पुस्तक विश्व के इतिहास में स्पष्ट इन्होंने लिखा है। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है। मतलब किस बात में भिन्न है? तो भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, तो ये दोनों में पाई जाती है। वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका भारतीय संसदीय प्रणाली में भी है और ब्रिटेन संसदीय प्रणाली में भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली ये भी है। द्विसदनीय विधायिका ये भी पाई जाती है। लेकिन भिन्न किसमें है? तो न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू जो है वो भारतीय संसदीय प्रणाली में तो है, लेकिन यह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में ये नहीं है। तो इस तरीके से जो भिन्न की बात कर रहा है तो यह डी होगा। क्या होगा इसका? न्यायिक पुनरावलोकन ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में इसकी व्यवस्था नहीं है। व्याख्या है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। तो दोनों में क्या क्या कॉमन है? तो इसमें वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व और द्विसदनीय विधायिका यह भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में क्या है? लागू है। अगला क्वेश्चन है 9th। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो हमने किस मॉडल को? ब्रिटिश मॉडल पर आधारित हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो भिन्न बताना है, किस प्रकार से भिन्न है। इसमें पहला है कि जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है तो ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति क्या है? परिसीमित है। ये भी सही है। तो कह रहा था कि ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को हमने अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न बताना है। तो ये पहला ऑप्शन भी इसका इस तरीके से सही है कि जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में जो संसद की विधि निर्माण की जो शक्ति है वो क्या है? परिसीमित है। अभी दूसरा कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता के संबंध से संबंधित जो मामले हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित जो भी मामले होते हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ में भेजे जाते हैं। तो ये भी सही है। तो इस तरीके से सही उत्तर चुनना था। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतंत्र व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के सिद्धांत को अपनाया गया है। संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वह संसद वहाँ जो होती है संसद ही सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। तो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतंत्रीय व्यवस्था में क्या है? संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है और वहाँ क्या होता है? जो संसद है वही सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। तो क्या है वहाँ पे ब्रिटिश मॉडल पर जो आधारित लोकतंत्र व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को वहाँ पे अपनाया गया है तो उसमें यह है कि संसद ही सर्वोच्च है। विधि निर्माण की जो संस्था है वो क्या है? संसद ही है जो कि किसी विधि का सृजन भी कर सकती है और उसका समापन भी कर सकती है। दूसरी ओर अगर बात करें भारतीय मॉडल में तो इसमें संवैधानिक सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की व्यवस्था है। किसमें? भारतीय मॉडल में, जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। तो भारतीय मॉडल में क्या है? संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की व्यवस्था है। इसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान में द्वारा परिसीमित है।
केशवानंद भारतीयवाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय। केशवानंद भारतीयवाद कब आया था? 1973 में। तो इसमें दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। अर्थात इसमें बताया गया 1973 का जो वाद आया था केशवानंद भारतीयवाद, तो इसमें निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया और यह भी निर्धारित किया कि संविधान में मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई भी संशोधन जो होगा संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जो कथन है वो एक सही है। अब दूसरे की बात, दूसरा भी सही है, क्योंकि भारत में संसद किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के 145 का सब क्लॉज 3 के तहत गठित किए जाने वाली संविधान पीठ को भेज सकते हैं। तो इसमें है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित, संसद के किसी अधिनियम के संविधान की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 का सब क्लॉज 3 के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को क्या कर सकते हैं, वो भेज सकते हैं। अनुच्छेद 145 का सब क्लॉज 3 में प्रावधान क्या है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सर्वान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी, न्यूनतम मतलब कम से कम जो संविधान के निर्वचन के बारे में कोई भी विधि का कोई मतलब सारवान जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका विनिश्चय करने के लिए जो भी न्यायाधीशों की संख्या बैठेगी वो कितनी होगी, कम से कम 5 लोग उसमें संवैधानिक पीठ में होना चाहिए। इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। तो इसमें अध्यक्षात्मक सरकार ये विशेषता नहीं है। व्याख्या देखते हैं। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार मतलब शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार मतलब शासन प्रणाली, ये क्या है? शासन प्रणालियां हैं, संसदात्मक सरकार और संघात्मक सरकार। तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की क्या है? विशेषताएं हैं। 11 क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीति फॉलो होती। अब ये राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, तो ये गलत है। ये हमारे संविधान में मतलब भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कह रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की क्या है? सरकार है। यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। तो राष्ट्रपति क्या है? शासन का औपचारिक या नाम मात्र का प्रमुख है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की क्या करता है? व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है और इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। अब है 12वां क्वेश्चन। 12वें में कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। गलत। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। गलत। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। गलत। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। डी ऑप्शन इसका सही है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 3 संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। तो संसदीय जो शासन प्रणाली है इसको मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च क्या होती है? संस्था होती है। तो इस
शासन व्यवस्था में जो संसद होती है वो विधि निर्माण की क्या होती है, सर्वोच्च संस्था होती है, तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है और कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद या लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि संसदीय जो स्वरूप है के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधान मंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो इसमें कह रहा है संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है। संसदीय जो स्वरूप का शासन है उसका प्रमुख लाभ क्या है। तो पहला बोला इसने कि कार्यपालिका और विधान मंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते, यह लाभ है पहला प्रमुख लाभ। गलत, यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। सी है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। डी था कि सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो इसका सी ऑप्शन होगा, कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो इसलिए संसदीय स्वरूप के शासन का यह प्रमुख लाभ है। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, सही। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये भी सही कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, सही। कह रहे हैं भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। तो पहला दूसरा तो ठीक था, सही है। और राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो गलत है ये। तो नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चुनाव करना था, तो इसका पहला और दूसरा ए में ही है, यही ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 5 में उल्लिखित है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने, मतलब मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। जो कोई भी मंत्री है बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 3, इसमें यह बात कही गई है कि लोकसभा के प्रति जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये किस में है, तो आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3। तो इस तरीके से इसलिए इसका 2 भी कथन सही है, क्योंकि लोकसभा संसद का क्या है, भाग है। भारत में राज्य या राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो भारत में राज्य या राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। 15 क्वेश्चन है, भारत सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। और डी है कि राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। और ई है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इतने सारे विकल्पों वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बीपीएससी में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये बीपीएससी 2019 में पूछा गया था प्री में क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो ई है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां हमने देखी थी, संसदीय और अध्यक्षीय। संसदीय और अध्यक्षीय शासन पद्धति। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुकरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका मतलब विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का क्या करते हैं, गठन करते हैं। तथा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। तो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कार्यपालिका जो होती है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में
कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। तो जो कार्यपालिका होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? विधायिका द्वारा। तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। जो न्यायपालिका होती है वो कार्यपालिका और विधायिका के जो भी कार्य हैं उनकी क्या कर सकती है? न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, इसीलिए इसका ई विकल्प सही था। अब है 16 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनना है जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो चलिए देखते हैं। यह है कि ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ये कह रहा है कि मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को व्यक्त करता है। तो ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। अब बी में क्या दिया गया है? बी में है कि ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सी में है सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। तो ये वाला इसका सही होगा। उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हसोन्मुख दशा में है। तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। इसका सी ऑप्शन होगा कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। इसका यही आंसर होगा। इसमें व्याख्या है कि संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। किसको? संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से संबोधित करते हैं। इसमें सरकार मतलब मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। तो क्या है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो सरकार कि जनता के प्रति क्या होगा? सामूहिक जो उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत हैं। इस तरीके से ये वाला आंसर कंप्लीट होता है। अब है 17 नंबर का क्वेश्चन। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो किस में निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा इनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। तो राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और इनका प्रयोग वह कैसे करता है? तो विधायिका से अलग स्वतंत्र रूप से स्वयं अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से वह करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। भारत में राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। बिल्कुल सही। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। हाँ। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। हाँ। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो गलत। तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संस्थात्मक सरकार और सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत क्या है? ये लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति मतलब यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं करती, बल्कि सत्ता को केंद्र और राज्यों में विभाजित करती है। तो सत्ता को ये क्या करती है? केंद्र और राज्यों में विभाजित करती है। अब 19वां क्वेश्चन। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। हाँ। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। बिल्कुल। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। हाँ। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। हाँ, बिल्कुल सही है। अब इस तरीके से कह रहा है कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो इसके तो चारों सही है कि एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था भी है भारत में, भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है और भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसके चारों ऑप्शन सही होंगे। डी ऑप्शन इसका सही होगा। भारत
भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। तो भारतीय जो समाज है उसको भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक संविधान संगत सरकार, हाँ सही है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? लोकतांत्रिक सरकार भी है, विधि का शासन भी है, लेकिन सत्तावादी सरकार नहीं है। सत्तावादी सरकार का मतलब क्या है? निरंकुश सरकार या निरंकुश शासन। और लोकतंत्र और सत्तावादी के बीच की जो सीमा रेखा है उस मतलब राज्यों को हाइब्रिड लोकतंत्र, हाइब्रिड शासन, प्रतिस्पर्धी सत्तावादी राज्यों के रूप में भी उनको जाना जाता है। तो ये भी अपना अलग से याद रखिएगा। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। तो भारतीय शासन प्रणाली में जो शासन का संचालन किसके अनुरूप होता है? तो संविधान के जो प्रावधान है उसी के अनुरूप इस शासन प्रणाली का संचालन किया जाता है। भारत में किसका शासन है? तो विधि का शासन, कानून का शासन है। यह गणतंत्र है ना कि राजतंत्र। तो यहाँ क्या है? भारत में गणतंत्र है ना कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का क्या करती है? गठन करती है। और यह सत्तावादी सरकार नहीं है। कैसी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार। 21 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है? भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो भी अधिकार प्राप्त होते हैं किससे प्राप्त होते हैं? भारतीय संविधान से प्राप्त होते हैं। संविधान क्या है? संविधान ही सर्वोच्च है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकारों का स्रोत क्या है? भारत का संविधान। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। 22वां नंबर का क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाममात्र की शक्तियां हो। तो संवैधानिक सरकार का आशय क्या है पूछ रहा है। तो कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की क्या हो? शक्तियां हो। अब इसमें है कि कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो संवैधानिक सरकार की बात कर रहा है। तो कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से क्या हो? परिबद्ध हो। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा इसका? डी ऑप्शन सही होगा। व्याख्या है कि संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से है जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकारों मतलब अधिकारों और शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती। अर्थात जो सरकार है वो अपने अधिकारों और शक्तियों के प्रयोग में संविधान की जो मौलिक संरचना है, मूल जो संरचना है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार के प्राधिकार का स्रोत भारतीय संविधान होता है। तो क्या है कि संवैधानिक जो सरकार की व्यवस्था होती है वहां पे सरकार के अधिकारों का जो स्रोत होता है संविधान होता है। मतलब यह था भारत में केंद्र एवं राज्य सरकार। तो इस तरीके से ये हमारी व्याख्या कंप्लीट हुई। अब 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कथन क्या है? क्योंकि भारत का एक अपना संविधान है। तो इसमें कह रहा है कौन सा कोड चुनना है और सही बताना है। ए आर दोनों सही है, इसकी सही व्याख्या, ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं है, इस तरीके से बताना है। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा कि ए आर दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश तो है लेकिन इसलिए नहीं कि भारत का एक अपना संविधान है, लोकतांत्रिक देश है। क्यों? व्याख्या में देखते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? संविधान की उद्देशिका में। तो संविधान की उद्देशिका में प्रारंभिक शब्द कौन से हैं? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सिद्ध दर्शित होता है।
तो क्या है कि लोकतांत्रिक देश इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है कि उद्देशिका के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं ना कि प्रारंभिक शब्दों में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये सब बातें उसमें की गई हैं। लोकतंत्र क्या है? शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? जनता के द्वारा, जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसलिए कथन ए और आर तो दोनों सही है, लेकिन उसकी ए जो है आर की व्याख्या नहीं करता है। 24 है कि निम्न में से कौन सुशासन की व्यवस्था नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम और लाल फीताशाही। तो ये लाल फीताशाही नहीं है। अब लाल फीताशाही के बारे में जान लेते हैं। लाल फीताशाही है, लाल फीताशाही सुशासन की व्यवस्था नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मत से निर्णय लेना, दक्षता और प्रभावशीलता आदि क्या है? सुशासन की विशेषताएं हैं ये। 25 है कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है क्या है? तो अधिकतम राज्य का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य यह है कमजोर वर्गों के कल्याण का क्या करना? प्रबंध करना। कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, बी ऑप्शन इसका सही है। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण तो स्वयं कर सकता है, वह उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया। हाल में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना में सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए। तो इस तरीके से क्या है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जैसे इसमें ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना में सभी किसानों के लिए नहीं उसमें बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए वो लाभ दिया गया। तो संघ सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है। तो ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही हैं। तो कहने का कि जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में क्या होता है, इसके केंद्र में कौन होते हैं? तो वंचित वर्ग ही होते हैं इसके केंद्र में, कल्याणकारी राज्य अर्थात पिछड़ा वर्ग। 26 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो कल्याणकारी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, पुलिस राज्य, लोकतांत्रिक राज्य। तो हर राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा के लिए व्याख्या करता है? तो कल्याणकारी राज्य के लिए। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं को संदर्भित होकर कार्य करती है। तो इसमें क्या, कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता, इसके अलावा भी उसके और भी कार्य होते हैं। तो कल्याणकारी राज्य में पिछड़े वर्ग जो होते हैं उन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। अब 27 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य भी है, संविधान का दर्शन नहीं है। समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, ये तीनों है, लेकिन समाजवादी साम्यवादी राज्य नहीं है। तो ये इसका डी ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय संविधान का दर्शन कौन सा नहीं है? तो साम्यवादी राज्य नहीं है। भारतीय
भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है। तो कल्याणकारी भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को क्या किया गया, आत्मसात किया गया है। किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, इसका उल्लेख नहीं है। समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें किसमें मिलता है, उद्देशिका में। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। अभी 28 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय जो संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो कह रहे कौन सा सही है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, गलत। भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, गलत। भारत एक कुलीन तंत्र है, गलत। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः किसमें निहित होती है, जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। तो संसद में जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं, शासन सत्ता का संचालन करते हैं। अभी 29, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो इसमें क्या होगी, जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होगा, संविधान, राष्ट्रपति, संसद या जनता। तो इसमें जनता होगी। राजनीतिक सत्ता की बात कर रहे हैं, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता होगी भारत में। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, मतलब जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार प्राप्त है। जो जनता के स्वामी न होकर क्या है, सेवक है। जो प्रतिनिधि होते हैं, जो चुनाव में खड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, जनता के सेवक होते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। ठीक इसकी बात कर रहा है। अध्यक्षात्मक शासन जो प्रणाली का आधारभूत तत्व की बात कर रहा है, तो इसमें होगा एकल कार्यपालिका। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो होती है, इसका आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका, और इसमें जो सत्ता होती है वो क्या होती है, केंद्रीकृत होती है। अब 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर सभी वर्णित तथ्य सही हैं। तो इसमें से कह रहा है कौन सा सही है। तो इसमें जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात कर रहा है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। अर्थात इसमें सभी जो तथ्य हैं वो सभी सही हैं कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन जो है स्वयं कर सकता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ये तीनों इसके सही हैं। किसमें, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की यह क्या है, विशेषताएं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका मतलब संसद को भंग नहीं कर सकता है। 32 क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी जो शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। तो जो इस शासन प्रणाली में क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है वो किससे पृथक होती है, तो विधायिका से अलग होती है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। 33 क्वेश्चन है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं यहाँ, और जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। डी है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये भारत में प्रजातंत्र अर्थात प्रजातंत्र को ही लोकतंत्र कहते हैं। तो इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का क्या प्राप्त होता है, अधिकार प्राप्त होता है। तो इसीलिए सी ऑप्शन इसका सही है। तो भारत
भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने एवं बदलने का क्या प्राप्त होता है? अधिकार, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। तो मतलब चुनाव में जो चुने गए प्रतिनिधि जो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही उचित तरीके से नहीं करते, तब जनता चुनाव मतलब समय समय पर चुनाव होते रहते हैं तो उसके माध्यम से सत्तारूढ़ दल सरकार को पराजित करके हटा देती है। तो ये होता है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक सरकार में। 34 क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। तो साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो ये तीनों गलत होंगे। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील किसको बनाता है? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ये चारों विकल्पों में सबसे उत्तम जो विकल्प है वो ए है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। तो लोकतंत्र में जो सामान्य नागरिक होता है, सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक अच्छे नागरिक की जो सक्रिय भागीदारी स्वस्थ जो समाज है उसके निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिकों की जरूरत होती है, इसीलिए वे अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक क्या है? बौद्धिक कार्य है, जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। तो जिसमें क्या होता है? आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। 35 क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है और इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और भारत राज्यों का संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है कि भारत में क्या है? वंशानुगत जो शासन नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है। व्याख्या देखते हैं। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष को हो या अप्रत्यक्ष। तो गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का जो प्रधान होगा वो क्या होगा? निर्वाचित होगा, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक क्या है? गणतंत्र है। 36 से भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, अभी हमने पढ़ा, ये ऑप्शन से। 37 है निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो परिसंघीय किससे निर्धारित होता है? भारत का संविधान परिसंघीय है। तो चलिए देखते हैं। संविधान लिखित और अनम्य है और न्यायपालिका स्वतंत्र है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। इसका डी ऑप्शन ही होगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। कोई राज्य संघात्मक अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के जो मध्य शक्तियों का जो विभाजन होता है उसी के आधार पर जाना जाता है। तो कोई राज्य संघात्मक है या एकात्मक कैसे पता करेंगे? तो यह किस तरीके से निर्धारित होता है? संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो वह राज्य क्या होगा? संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। तो भारत का संविधान क्या है? परिसंघीय है। और जहां पर ये संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। अब कह रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है? 38 है कि भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, या अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो ये बीच की कड़ी को अपनाता है, ना ही बहुत ज्यादा कठोर ना ही बहुत ज्यादा लचीला है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब 39 क्वेश्चन है कि भारत में
संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन से है। दोनों में डिफरेंस वाला बिंदु ढूंढना है कि भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, इसमें हमने पहले ही पढ़ा था, न्यायिक समीक्षा ही है। हाँ, सामूहिक उत्तरदायित्व तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाममात्र कार्यपालिका, लेकिन कह रहा है डिफरेंस वाला बिंदु ढूंढना है तो न्यायिक समीक्षा ही होगा इसकी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुक जाइए। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, तो वहां पे क्या है, ब्रिटिश संसद में लिखित संविधान नहीं है, जबकि भारत संसद की जो शक्तियां एवं कार्य प्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 40 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अंत में दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है और कारण क्योंकि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है क्योंकि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो इसका जो होगा, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ये तो ठीक है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की, ये भी ठीक है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका सही होगा। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मत शक्तियों का स्पष्टता विभाजन है, यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। इस तरीके से दोनों तो सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता। 41 क्वेश्चन। कथन ए है कि भारत में संघवादिता व्यावहारिक नहीं है, कारण क्योंकि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन आर जो है एक संघीय राज्य नहीं है भारत, तो ये गलत है। तो इस तरीके से इसका सी वाला सही है कि ये तो सही है परंतु आर गलत है। 42 क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य विशेषता है। कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप क्या है, संघीय है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचन प्रतिनिधि होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। तो इसमें बताना है कि उसका संघीय रूप है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो ये दर्शाती है कि उसका क्या है, स्वरूप क्या संघीय है। तो ऑप्शन में है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। और डी है मूल अधिकारों न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। तो इसमें हमको आंसर बताना है। तो इन चारों में जो ऑप्शन हुआ हमारा, तो यही होगा कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो क्या है, सुरक्षित है। यह तो संघीय स्वरूप का एक जो विशेषता इन चारों में से ए है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख है लिखित एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद। इनमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की क्या होती है, शक्ति होती है। तो जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुनिश्चित होना, यह क्या है, संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है क्योंकि क्या होता है कि न्यायपालिका के पास ही क्या है, संविधान की व्याख्या करने की शक्ति है, ताकि शक्ति होती है ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके, ताकि संघीय संरचना में संविधान के जो मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में भारतीय संविधान के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संसद के उच्च सदन मतलब राज्यसभा में राज्यों मतलब संगठक इकाइयों तो राज्यों के निर्वाचन प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाता है। तो भारतीय संसद के मतलब उच्च सदन में अर्थात राज्यसभा में राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाता है। तथापि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की लिखित संविधान के तहत
सुरक्षित होने को ही प्रश्नगत विकल्प में भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता मानना समुचित उत्तर है। तो इस तरीके से यही हुई इसकी व्याख्या। अब 43 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो एकहरी नागरिकता नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा था। बाकी ये सब है। भारत केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा पूर्ण रूप से लिखित संविधान भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका का होना भी है किसका? भारतीय संविधान के संघीय लक्षण का। लेकिन एकहरी नागरिकता जो है ये भारतीय संविधान के संघीय लक्षण ये नहीं है। अब इस तरीके से सी ऑप्शन इसका सही हो गया। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद है। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में हमने पढ़ा भी था, लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्ति का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत क्या है? एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, किसकी? राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किसमें है? एकात्मक लक्षणों में है। 44 क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था में से कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, न्याय, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट और एक सर्वोच्च न्यायालय। तो इनमें से बताना है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए, तो भारतीय संघीय लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट और एक सर्वोच्च न्यायालय। तो ये सब इसका ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी वाला ये इसका जो आंसर होगा। इसका रुकिए देखते हैं। तो इसका ये ऑप्शन होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। डी सही उत्तर है। दिए गए सभी तत्वों में से क्रम संख्या, तो इसमें डी उत्तर सही था। और सभी तत्वों में से क्रम संख्या कौन कौन सा? चौथा, छठवां और आठवां पर उल्लिखित तत्व ही भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं। मतलब चौथा कौन सा? तो राज्यपाल की नियुक्ति 6वें में दिया गया था, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, और 8वें पे क्या दिया गया था? एक सर्वोच्च न्यायालय। तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और एक सर्वोच्च न्यायालय, ये जो है ये क्या है? भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं। क्रम संख्या 1, 2 और 3 मतलब लिखित संविधान, कठोर संविधान और संविधान की सर्वोच्चता पर उल्लिखित तत्व परिसंघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम के अनिवार्य तत्व हैं। तो इसने एकात्मक तत्व के अनिवार्य तत्व कौन कौन से बताया इसने? तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और एक सर्वोच्च न्यायालय। फिर इसने परिसंघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम के अनिवार्य तत्व 1, 2 और 3 को बताया। एक में है लिखित संविधान, दूसरे में है कठोर संविधान और तीसरे में है संविधान की सर्वोच्चता। तो इस तरीके से ये किसके थे? परिसंघीय व्यवस्था के अनिवार्य तत्व। क्रम संख्या 5 मतलब 5वें में किसकी बात है? तो 5वें में है आपकी शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर उल्लिखित तत्व को यदि हम शक्तियों के विभाजन के पर्यायवाची के रूप में लें तो वह तत्व परिसंघीय व्यवस्था का कारक तत्व, यदि हम शक्तियों के विभाजन के पर्यायवाची रूप में लें तो वह तत्व परिसंघीय व्यवस्था के कारक तत्व अर्थात सर्वाधिक आधारभूत तत्व है। परिसंघीय व्यवस्था के अन्य सभी तत्व इसी तत्व से निकाले गए हैं। तो ये जो 5वीं की बात कर रहा है अर्थात शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों के विकेंद्रीकरण जो तत्व को यदि हम शक्तियों के विभाजन के पर्यायवाची के रूप में ले तो वह जो तत्व है परिसंघीय व्यवस्था का कारक तत्व अर्थात सर्वाधिक आधारभूत तत्व है। परिसंघीय व्यवस्था के अन्य सभी तत्व इसी तत्व से क्या किए गए हैं? निकाले गए हैं। मतलब शक्तियों के विकेंद्रीकरण से इन सभी तत्वों को निकाला गया है। हमारी राज्य व्यवस्था आधिकारिक रूप से क्या है? परिसंघीय है, परंतु वह संघ सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट की तरफ झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्ति एवं अन्य कतिपय उपबंध, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध अनुच्छेद 256 से 257 और 257 अनुच्छेद 56 और 356 और 357 समवर्ती सूची और
समवर्ती सूची और उसमें प्रगणित विषयों पर संघ की अध्यारोही विधायी शक्ति मतलब अनुच्छेद 254। राज्यों का नाम और भूगोल मतलब राज्य क्षेत्र बदलने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 3 और 4। राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियां, संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमियां, ये किसमें है अनुच्छेद 368। तो अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक एवं व अन्य विधिक उपबंध, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के क्या है, एकात्मक तत्व है जिसके कारण हम संविधान पूर्ववर्ती परिसंघ संविधानों से सुभिन्न हो जाता है। तो क्या है कि जिसके कारण हमारा संविधान पूर्ववर्ती परिसंघीय संविधानों से थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। आज के लिए इतना ही और 45 नंबर के क्वेश्चन से हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कम से कम जितने भी अभी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं तो उसको आप घटना चक्र से अच्छे से उसकी जितने भी क्वेश्चन जितनी बार हो सके उसको कवर कर लीजिए। एक बार रिवीजन हो जाएगा तो कम से कम कॉन्सेप्ट आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यूपीपीसीएस आरओ आने वाले एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम से उसमें आने वाले एग्जाम्स में घटना चक्र कितनी इंपॉर्टेंट है वो तो हम सभी जानते हैं। तो ये आपको करना है। और इसके साथ ही मैं करना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो। तो चलिए ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।